नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सरफेसी। इसमें हम जानेंगे कि क्यों सरफेसी एक्ट की आवश्यकता पड़ी और कौन कौन सरफेसी यूज कर सकता है और क्या स्टेप्स हैं जिससे सरफेसी यूज किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सरफेसी का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दोस्तों इस एक्ट का उद्देश्य किसी भी बैंक और एनबीएफसी को उसके लोन की रिकवरी बिना किसी कोर्ट प्रोसीजर के माध्यम से करवाने का था। अब दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम बात करें कि सरफेसी से पहले क्या था, तो दोस्तों सरफेसी से पहले सभी बैंकों को अपने लोन जो एनपीए हो जाते थे उनकी रिकवरी के लिए कोर्ट प्रोसीजर के माध्यम से जाना पड़ता था। सबसे पहले एक बैंक बोरोवर पे अपील दायर करता था, उसके बाद वहाँ से तारीख और इस तरीके से डिले होता रहता था। तो दोस्तों इन्हीं कारणों को देखते हुए सरफेसी एक्ट लाया गया और 1993 में एक डीआरटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्राइब्यूनल का भी गठन किया गया, पर उसमें भी कुछ खामियां थी। उनको देखते हुए सन 2002 में सरफेसी एक्ट लागू किया गया। दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या मुख्य उद्देश्य थे सरफेसी एक्ट को लाने के। इस पर्पज़ में फर्स्ट है टू अलाउ बैंक और एनबीएफसी टू रिकवर देयर एनपीए क्विकली। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सरफेसी से पहले कोई भी बैंक कोर्ट प्रोसीजर के माध्यम से अपना एनपीए रिकवर कर सकता था, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। तो अब वह फास्ट तरीके से अपना एनपीए लोन रिकवर कर सकता है। सेकंड है इसमें टू अवॉइड लेंथी कोर्ट प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ लोन। दोस्तों सरफेसी से पहले जब कोई भी बैंक अपने लोन की रिकवरी के लिए कोर्ट में अपील दायर करता था तो बहुत बार ये होता था कि कस्टमर बैंक के अगेंस्ट कोई स्टे ऑर्डर लेके आ जाता था, जिससे बैंक आगे एक्शन नहीं कर पाता था और इस प्रोसीजर में बहुत डिले हो जाता था। तो दूसरा ये भी मेजर रीज़न है कि सरफेसी एक्ट लाने का। और थर्ड है रिड्यूस फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल लॉसेज टू लेंडर्स ड्यू टू डिफ़ॉल्ट लोन्स। दोस्तों सरफेसी एक्ट सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक बैकबोन का काम कर रहा है। यही कारण है कि सन 2002 के बाद फाइनेंस सेक्टर इतना बढ़ा है आगे, इतनी एनबीएफसीज आई हैं, इतने बैंक्स आगे ग्रो कर पाए हैं। तो ये भी एक मेजर कारण है सरफेसी लाने का। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सरफेसी कौन कौन यूज कर सकता है। तो दोस्तों सरफेसी प्रत्येक शेड्यूल्ड बैंक, प्रत्येक स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रत्येक कोऑपरेटिव बैंक्स और सभी प्रकार की एनबीएफसीज यूज कर सकती हैं। दोस्तों सरफेसी केवल सिक्योर्ड लोन्स के लिए यूज किया जा सकता है अगर लोन अमाउंट 1 लाख रुपए या उससे अधिक है। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जिनमें सरफेसी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों कोई भी लोन या इंटरेस्ट अगर 90 दिन के अंदर रिपे नहीं किया जाता है तो एज पर आरबीआई नॉर्म्स कोई भी लोन एनपीए माना जाएगा अगर उसकी ईएमआई 90 दिन तक पे नहीं की जाती है, और कोई भी लिमिट एनपीए मानी जाएगी अगर उसका इंटरेस्ट 90 दिन तक पे नहीं किया जाता है, या फिर इतना इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है जो लोन इंटरेस्ट को भी कवर ना कर पाए, तो वो एनपीए कहलाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई भी बैंक और एनबीएफसी
उस ऋण को एनपीए क्लासीफाई करे। एनपीए क्लासीफाई करने के बाद बैंक सेक्शन 13(2) का एक डिमांड नोटिस जारी करता है बोरोवर को, जिसमें बोरोवर को फुल अमाउंट पे करने के आदेश दिए जाते हैं। और अगर बोरोवर कोई ऑब्जेक्शन रखता है तो वह इन 60 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति बैंक को दे सकता है। उस आपत्ति का जवाब बैंक को 15 दिन के भीतर देना होता है। और अगर बैंक उसकी आपत्तियों को खारिज करते हुए चलता है तो बैंक फाइनली 13(4) का नोटिस जारी करता है, जिसके तहत बैंक का ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में ले सकता है। अगर बोरोवर अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो उसके पास ये राइट है कि वो उसे पोजीशन में ले सकता है, सेल कर सकता है, या उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में ला सकता है, उसे लीज पर दे सकता है और प्रॉपर्टी से डायरेक्ट लोन रिकवर कर सकता है। ये सभी राइट्स उसके पास होते हैं। और अगर बोरोवर इस प्रोसीजर से डिसएग्री है तो वह डीआरटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्राइब्यूनल में जा सकता है। कोर्ट के माध्यम से वह अपनी अपील दे सकता है वहाँ पर। धन्यवाद।